आइए शुरू करते हैं न्यूज वक्त का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा तिरंगा यात्रा की भी है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हालात सामान्य हो रहे हैं। अब यहाँ के पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी दोबारा जुटने लगे हैं। गुलमर्ग में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हालात सामान्य होने पर स्थानीय लोग और टूरिस्ट काफी खुश नजर आए। इस बीच पुंछ में एलओसी के पास भी स्कूल खोल दिए गए। यहाँ पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। इस दौरान पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से कई लोगों को अपने घर बार भी छोड़ने पड़ गए थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में समुद्र तल से 13,570 फीट की ऊंचाई पर सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये जगह पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ के बर्फीले पहाड़ी इलाके में लोग एकजुट हुए। इस दौरान सभी ने भारत माता की जय समेत देशभक्ति से जुड़े कई नारे लगाए। इस मौके पर वहाँ स्थानीय विधायक जनकराज भी मौजूद रहे। कैरेबियाई देश गुयाना के स्पार्टा में हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। ये मूर्ति यहाँ के सीताराम राधेश्याम मंदिर में लगाई गई है। इस मूर्ति को भारतीय मूल के सुखलाल परिवार ने भारत में तैयार करवाया और अपने माता पिता की याद में यहाँ स्थापित किया। भारतीय दूतावास ने इस मूर्ति को गुयाना के साथ विश्वास, दोस्ती और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ममता के प्यार की एक और मिसाल देखने को मिली। दरअसल अबूझमाड़ के जंगल में एक मादा भालू अपने बच्चे की खातिर टाइगर से भिड़ गई। वीडियो में दिख रहा है कि ये मादा भालू पांगुड़ गांव के पास बन रही नई सड़क के किनारे थी। तभी वहां अचानक ये टाइगर आ गया। ऐसे में मादा भालू ने हार नहीं मानी। फिर ये बहादुरी देखकर टाइगर को पीछे हटना पड़ा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक युवक ने चीतों के साथ सेल्फी ली और वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये मामला कूनू नेशनल पार्क के खुले जंगलों का है। इस रील में नजर आ रहा है कि चीते पेड़ की छांव में बैठे हैं और ये युवक कुछ ही दूरी पर बैठकर सेल्फी ले रहा है। ऐसा करना वन्य कानूनों का उल्लंघन और अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी कई लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले से जुड़ी। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, आतंकियों को पालता रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय यूट्यूबर से लेकर व्यापारियों तक से जासूसी करवा रहा है। अब तक हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आए और फिर जासूसी के नापाक मिशन में जुट गए। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान के मददगार जासूसी के गुनहगारों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भारत के खिलाफ जासूसी का जाल बिछाने वाले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत अब तक 11 जासूस पकड़े गए। यूपी से एक जासूस शहजाद पकड़ा गया, जबकि इससे पहले ज्योति समेत 6 जासूस पकड़े गए थे। सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर से भी 2 जासूस पकड़े गए। इसके अलावा नूंह से एक और जासूस पकड़ा गया, जबकि सबसे ज्यादा जासूस हरियाणा से पकड़े गए। यहाँ नूंह, कैथल, पानीपत और हिसार से जासूस पकड़े गए। ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को अपने वतन की अहम जानकारियां साझा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन जासूसों का कनेक्शन पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से था। दानिश ने ज्योति मल्होत्रा से दोस्ती की थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। दानिश ने ही मलेरकोटला से गिरफ्तार गजाला को पाकिस्तान का वीजा दिलाया। दानिश ने गजाला को पैसे भी भेजे थे, जिसे गजाला ने जासूसों को भेजे थे। गिरफ्तार यामीन मोहम्मद ने पैसे पहुंचाने में मदद की। गिरफ्तार देविंदर सिंह ढिल्लो ने पटियाला छावनी की वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे। नूंह निवासी अरमान ने पाकिस्तानी एजेंट के लिए सिम मुहैया कराए। वहीं नोमान इलाही ने भी ISI हैंडलर्स के लिए जासूसी की।
जासूसी के नेटवर्क जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे होते जा रहे हैं। एसटीएफ ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकिरत सिंह से भी पूछताछ की। आरोप है कि हरकिरत ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान का वीजा दिलाने और जत्थे के साथ पाकिस्तान भेजने में मदद की। हरकिरत की तस्वीरें भी पाकिस्तान उच्चायोग में ज्योति के साथ दिखी थी। हालांकि पूछताछ के बाद एसटीएफ ने हरकिरत को छोड़ दिया। वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ज्योति का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और 1 बार चीन। साथ ही वो लगातार पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्न ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं ज्योति के पिता अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं। मैं क्या कहूँ जी, कुछ नहीं कह सकता मैं तो। क्योंकि दोस्त अगर रहे भी हैं तो क्या आपको लगता है वही एकमात्र कारण है कुछ गलत होने का? गलती तो की है उसने, जो दिखा था सब लोगों को ये पता था, मेरा पता मैं इसको जान ही ना देता। कभी ज्योति के ऐसे रवैया में आपको लगा कि वो कुछ गलत कर रही है, छुपा रही है आप लोगों से कुछ, या फिर घर से दूर रही है? ऐसा कोई समय रहा आपको लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ गलत संगत में पड़ गई? नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं पता लगा। अगर प्रमाण सबूत आए कि ज्योति से कुछ गलती हो गई तो क्या आप चाहोगे कि उसके खिलाफ सजा हो? सजा तो फिर उसको देंगे, मेरे कहने से क्या हो जाएगा। उधर ज्योति के जासूसी कनेक्शन की जांच ओडिशा तक पहुंची है। दरअसल 2024 में ज्योति पुरी गई थी और वहां की कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति से दोस्ती की थी। आईजी और ओडिशा पुलिस ने अब प्रियंका से पूछताछ की है और जासूसी कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। ओडिशा पुरी में रहने वाली प्रियंका सेनापति का घर के बाहर हम खड़े हैं, और कई समय से हम यहाँ बाहर खड़े हैं, लेकिन इनका दरवाजा बंद है। और हम बहुत समय से यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं घर में कोई है। ये बताया जा रहा है कि घर में अब कोई नहीं है। हालांकि अब प्रियंका सेनापति को पूरी छोड़ने के लिए मना किया गया है। पुलिस के तरफ से पूरा निगरानी में है और पूरा नजर अभी बनाए रखा गया है। और जैसे कि बताया जा रहा है, ज्योति मल्होत्रा जो है, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में इनका जो हाथ था, और इनके साथ प्रियंका सेनापति का जो फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप सोशल मीडिया से शुरू हुई है। और ये बताया जा रहा है कि जहां पे प्रियंका सेनापति रह रहे हैं वो एक बहुत सेंसिटिव जगह है। हालांकि प्रियंका सेनापति ने सफाई देते हुए कहा है कि ज्योति सिर्फ दोस्त थी और वो यूट्यूब के जरिए संपर्क में आई थी। मुझे उस पर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर जानती कि वो देश के खिलाफ जासूसी कर रही है तो कभी संपर्क नहीं रखती। उधर पाकिस्तान और आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी के रामपुर से शहजाद नाम के एक शख्स को एटीएस ने दबोचा है। वो तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। हम इस वक्त रामपुर के टांडा कस्बे में खड़े हैं, तहसील टांडा के अंदर। यह है शहजाद का घर, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए वो काम करता था। आज उसके हम घर पे खड़े हैं और ये उसका पूरा जो है मकान बना हुआ है। हम अब लेके चलते हैं अंदर। आइए कि ये शहजाद का घर है और इसकी जो धर्म पत्नी है शहजाद की, वो सामने बैठी है और गुहार कर रही है कि वो हमारा पति ऐसा नहीं है।
मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ राजिया, पूरी बात बताओ। कोई बात नहीं, कोई पता मुझे क्या क्या आरोप लगा रहे मेरे बड़े भाई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे छोटे बच्चे कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली उस टाइम पे अपने खुद लड़ रही हूँ। जाहिर है पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच देश भर में पाक जासूसों पर एक्शन जारी है। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान के मददगार जासूसी के गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हिसार से प्रवीण कुमार, पुरी से अजय कुमार, रामपुर से आमिर खान के साथ दिल्ली से श्रेया, गुड न्यूज टुडे। संभल मस्जिद कमेटी को झटका, सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की रिवीजन पिटीशन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का मामला विदेश मामलों की संसदीय कमेटी में भी उठा। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि जयशंकर का बयान संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया गया था। हकीकत यह है कि भारत ने सटीक हमलों के प्रारंभिक चरण के बाद पाकिस्तान को इस बारे में जानकारी दी थी। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि विदेश सचिव ने समिति के सामने ये भी कहा कि सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान के निशाने पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी था। भारतीय सेना ने ये जानकारी दी। 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि गोल्डन टेम्पल की ओर निशाना कर छोड़े गए सभी ड्रोन और मिसाइलों को सेना के एयर डिफेंस गनर्स ने मार गिराया था। मेजर कार्तिक के मुताबिक सेना ने गोल्डन टेम्पल को एक पूरा एयर डिफेंस कवर देने के लिए अतिरिक्त आधुनिक हथियार जुटाए थे। कर्नाटक के बेंगलुरु की सड़कों पर रेस्क्यू बोट चलती नजर आई। दरअसल वहां भारी बारिश से कई इलाके पानी से लबालब भर गए। इससे हर तरफ जलभराव हो गया। कई लोग दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाए। मौसम विभाग ने बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 23 जिलों में गुरुवार तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हुई। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से काफी नुकसान हो गया। यहां मलबे में गाड़ियां फंस गईं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी समेत कई जिलों में भी तेज बारिश हुई। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली में मंगलवार को बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को लेकर कार्ड धारकों से प्रतिक्रियाएं ली गई थीं। लिहाजा प्रतिक्रिया के बाद खामियों को दूर किया गया ताकि यूजर्स को बेहतर अनुभव मिल सके। उत्तराखंड में पंच केदारों में से एक भगवान मदमहेश्वर की पैदल डोली यात्रा अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना हो गई। डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रांसी गांव पहुंच गई है। ये डोली बुधवार को मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 6 महीने के लिए भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोल दिए जाएंगे। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर सियासत का पारा हाई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी ने जितनी जल्दबाजी दिखाई, उतनी जल्दबाजी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की कि जैसा आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जिस तरीके की डाइवर्सिटी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रोजमर्रा के दिन में भी इस डाइवर्सिटी का आपको ख्याल रखना चाहिए। अली खान महमूदाबाद है जिनको अरेस्ट किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाया।
दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री जिनके खिलाफ कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज कराई, आज तक उनका ना इस्तीफा हुआ है ना गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त हर सच्चे हिंदुस्तानी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो ये जो शानदार सफलता प्राप्त की है, वो माँ बाप के पूत जो जाकर गोलियों के आगे खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत को ये कामयाबी दिलवाई है, हम उनके हक में खड़े हों, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएं, और अगर कोई उसके विरुद्ध काम करता है तो वो देश का गद्दार है। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद रितेश पांडे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी रिहाई की मांग करते हुए लिखा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं। मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह परिचित हूं और अभी उनके परिवार को उनकी आवश्यकता भी है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सोशल मीडिया के जिस पोस्ट के आधार पर उन पर केस किया गया है और गिरफ्तारी हुई है, वो पोस्ट उन्होंने हटा भी दिया था। वैसे भी उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं यह आशा करता हूं कि प्रोफेसर अली खान के साथ शीघ्र न्याय हो। इस तरह से कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोफेसर शिक्षा के माध्यम से समाज में गलत विचार फैला रहे थे। हालांकि प्रोफेसर अली खान ने अपनी सफाई में कहा था कि उनके पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ महिलाओं और भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा सोनीपत के गांव जठेड़ी के सरपंच की शिकायत पर राय थाने में दर्ज किया गया। इसके बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष की शिकायत पर दूसरा मामला भी दर्ज किया गया। जिस चीज का आज हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है, हरियाणा की पुलिस ने एक्शन लिया है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय। आज से कुछ दिन पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सोनीपत यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोफिया कुरैशी, रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हल्के भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक्स पर, इंस्टा पर घटिया भाषा का प्रयोग किया और अब वो सफाइयां देते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके साथ शीघ्र अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दिया है, जो 28 मई तक पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि ऐसा बयान संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए था, भले बीजेपी ने पहले कहा हो कि कड़ा संदेश मंत्री विजय शाह को दिया गया, पर अब तक एक्शन जैसा कुछ होता दिख नहीं रहा। शायद इसकी वजह विजय शाह से जुड़ा आदिवासी वोट हो। एक्शन लेने में बीजेपी में बड़ी दुविधा है। अब अगर विजय शाह के खिलाफ एक्शन लिया तो क्रेडिट कांग्रेस लूट लेगी। कांग्रेस के नेता और विधायकों ने राजभवन तक जाकर विजय शाह के खिलाफ काफी प्रदर्शन किया है, उन्हें पद से हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है।
किसी को माफ़ी लायक ये इनका कृत्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? नैतिकता के आधार पे आप इस्तीफा नहीं ले सकते? क्या आप देश से बड़ी आप बताना चाहते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या आप मैं समझता हूँ कि इस पे तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए, और उसके बाद भी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है जनभावनाओं के अनुसार। आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बातें सामने आ गई है। सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि इस्तीफा फिर हो क्यों नहीं पा रहा है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि इनके मंत्री या विधायक कुछ भी बयान देते रहे, कुछ भी घटनाएं करते रहे, तो वो कभी उस पर आरोप नहीं लगाती बीजेपी। अगर और कोई मंत्री या कोई विधायक दूसरे दल का या पार्टी का नेता अगर बयान करता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। तो आपके मंत्री देशद्रोही नहीं है जो जनभावना और सेना का अपमान कर रहे हैं? जो भी लोग ये बयान दे रहे हैं, सेना से ऊपर कोई नहीं। आज हम सब लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से। नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। ऐसे में जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं, भले वो मध्य प्रदेश के मंत्री जो भी, जो हमारे जवानों की तुलना आतंकियों के परिवार के साथ कर रहे हैं, शर्मनाक है। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के पार्टी से बाहर कर देता। बट बहरहाल मैं गठबंधन का साथी होने के नाते सिर्फ ये सुझाव ही दे सकता हूँ। मतलब विरोधी तो विरोधी, दोस्तों ने भी विजय शाह पर इशारों में बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि प्रोफेसर ने जो कुछ कहा वो अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर अपमान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 271 अंक लुढ़ककर 82,059 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 74 अंक फिसलकर 24,945 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 580 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 97,030 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 500 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 98,500 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 17 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 40 पैसे हो गई। हुंडई ने अपनी पॉपुलर कार i20 का नया वेरिएंट मैग्ना एग्जीक्यूटिव लॉन्च कर दिया। इसमें IVT ट्रांसमिशन और स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब 7.5 लाख रुपए रखी गई है। वहीं कंपनी ने स्पोर्ट्स ओ वेरिएंट को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। इसमें स्मार्ट की के साथ पुश बटन स्टार्ट, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ और बोस का 7 स्पीकर, प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी नई क्रूजर मोटरसाइकिल रेबल 500 को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। इसे फिलहाल गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में ही बेचा जाएगा। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। उस वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जम्मू और कश्मीर की, जो कि पहलगाम हमले के बाद से सैलानियों की आवाजाही के लिए तरस रहा है। जम्मू और कश्मीर के मौजूदा हालात को सुधारने के लिए अब ट्रैवल इंडस्ट्री ने स्पेशल कैंपेन चलाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को फिर से जिंदा करने के लिए ट्रैवल इंडस्ट्री ने राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। TAAI यानी कि ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चलो घूमने जम्मू और कश्मीर अभियान की शुरुआत की है। भारत में ट्रैवल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे पुरानी और बड़ी संस्था TAAI अगले साल अपने 75 वर्ष पूरे कर रही है। ऐसे में इस संस्था ने पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर जम्मू और कश्मीर में सैलानियों की आवाजाही को फिर से बहाल करने के लिए अभियान चलाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है।
ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन की कोशिश है कि देश भर के लोगों को जम्मू और कश्मीर घूमने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे न सिर्फ वहां के लोगों की कमाई बढ़े बल्कि एकता और उम्मीद का संदेश भी फैले। ट्रैवल इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासन से सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि उनमें सुरक्षा का भरोसा कायम हो। ट्रैवल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, लोकल टूरिज्म ऑपरेटर्स और होटल्स के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज और प्रमोशनल ऑफर लेकर आ रही है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर चैप्टर से जुड़े 100 से अधिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री मेंबर भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान के पहले चरण में देश भर में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैवल इंडस्ट्री ने हर भारतीय यात्री से अपील की है कि वे जम्मू कश्मीर को अपने दिल में जगह दें, वहां घूमने का प्लान बनाएं, वहां के लोगों की मदद करें और एकजुटता का संदेश फैलाएं। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स ने भी हाथ बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बहाली से जुड़े इस अभियान को लेकर हमने श्रीनगर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पहले तो हमने सब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, चाहे उसमें सिविल सोसाइटी हो, एनजीओज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे ट्रेड्स के यूनियंस हो, जितने भी यूनियंस है कश्मीर में, उन सबों ने उसको रिजेक्ट किया एंड कंडम किया है और आज भी कंडम कर रहे हैं क्योंकि वो एक शर्मनाक वाक़ा हुआ है। मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतजामिया से, एमएचए से मेरी गुजारिश रहेगी कि जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, उन पे हमारे जो टूरिस्ट एसपीओज हैं उनको तैनात किया जाए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास को लगाया जाए ताकि जो हमारा ये टूरिज्म सेक्टर है ये फिर से बहाल हो जाए। एमएचए को गुजारिश करना चाहते हैं हम कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जितने भी हाईएस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें माकूल सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए, वहाँ पर हाईवी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। उसके साथ हर एरिया में, हर कॉर्नर पे, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सीसी कैमरा होनी चाहिए और सीसी कैमरा के साथ साथ उसमें बाज़ाब्ता तौर हर किसी की एक्टिविटी देखनी चाहिए और ऑपरेटर होने चाहिए ताकि वो हर किसी की एक्टिविटी देखे कि कौन किस तरीके से क्या काम करता है। हमारे यहाँ पे टूरिज़्म बूस्ट जो मिला था पिछले 5 सालों में, जो टूरिज़्म का बूस्ट हुआ था वो इस इंसिडेंट की वजह से कम हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि टूरिज़्म को फिर से दोबारा बहाल किया जाए और जितने भी जो साइट्स है यहाँ पे जिनको बंद किया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाए, सिक्योरिटी सीसीटीवीज़ वगैरह इंस्टॉल करके और टूरिज़्म को उन मकामात पे आने की, टूरिस्टों को उन मकामात पे आने की इजाज़त दी जाए। इससे न सिर्फ यहाँ की इकॉनमी बूस्ट होगी बल्कि पड़ोसी मुल्क को ये पता चलेगा कि वो कितनी भी कोशिशें करे, हिंदुस्तान कभी न झुका है न झुकने वाला है, कश्मीर न कभी झुका है न झुकने वाला है। हमारा रोजगार भी अच्छा खासा चल रहा था। जब से 22 रन का वाक़ा हुआ है यहाँ पे, तब से कहीं ना कहीं हमारे रोजगार पे भी असर पड़ा है, बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे टूरिज्म सेक्शन को रेस्टोर करने के लिए आप सही इकदाम उठाए, सिक्योरिटी के हवाले से सही इकदाम उठाए और मुल्की सतह पे आप अवेयरनेस पैदा कीजिए लोगों में, ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म का सेक्शन जो यहाँ पे चल रहा था वो उसी तरीके से चले जैसे 22 रन वाक़े से पहले चल रहा था। और आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई में कैसे बच्चों ने कला को समाज सेवा का जरिया बना दिया। दरअसल 17 साल की किमाया सिंघानिया कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने कुछ कलाकारों के साथ मिलकर एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया। फिर उन्हें जो पैसे मिले वो उन्होंने एक सामाजिक संस्था को दे दिया ताकि कैंसर पीड़ितों की मदद हो सके। हर तस्वीर कुछ कहती है, वो जो कलाकार बताना चाहता है, समझाना चाहता है और कभी कभी आड़ी तिरछी इन रंग बिरंगी लकीरों से होते हुए आपके दिल में उतर जाना चाहता है।
ऐसी ही भावनाओं को रंगों में समेटे दीवारों पर टंगी हैं कई कलाकृतियां, जिसे देखने दूर दूर से कद्रदान पहुंचे। तस्वीरें मुंबई की सिमरोजा आर्ट गैलरी की हैं, जहां इन चित्रों के जरिए समाज को कुछ देने की कोशिश हुई। 17 साल की किमाया सिंघानिया कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहती थी और उनके पास यही एक हुनर था जिसे उन्होंने जरिया बना लिया और अपने जैसे कईयों को इस समाज सेवा के लिए साथ भी ले आई। उन्होंने 12 से 17 साल तक के बच्चों और कई पेशेवर कलाकारों को भी अपने इस नेक काम के लिए प्रेरित किया और सबके साथ मिलकर अर्पण आर्ट एग्जीबिशन नाम से एक पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की। इसमें सहयोग आर्ट फाउंडेशन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं एक आर्ट एग्जीबिशन होस्ट कर रही हूँ जिसके फंड्स जो कलेक्ट करते हैं हम कडल्स फाउंडेशन को जाएगा। मैंने इसको किया क्योंकि मैंने उनके साथ काम पहले भी किया है। उनके लिए मैंने आर्ट थेरेपी वर्कशीट्स भी बनाया है और इसलिए मुझे लगा कि मैं उन लोग के लिए और दे सकती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए फंड्स रेज कर रही हूँ। ये कला प्रदर्शनी उन बच्चों को समर्पित थी जो कैंसर से जूझ रहे हैं, लिहाजा इससे होने वाली आय का एक हिस्सा कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था कडल्स फाउंडेशन को भी दिया जाएगा। जैसे ही किमाया के मन में ये थॉट आया कि मुझे कुछ तो कैंसर फाउंडेशन के लिए कुछ करना है, कडल फाउंडेशन के लिए कुछ करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उम्र में उसने इस तरह का जो योगदान देने की जो सोची है वो बहुत बड़ी बात है कि जो बड़े लोग नहीं सोच सकते वो इस उम्र में उसके दिमाग में आई। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके साथ ही और भी बच्चे जुड़ गए जो अलग अलग स्कूल के, ऐसे नहीं कि ये उनको जानती है या मैं जानता हूँ। जैसे जैसे लोगों को पता चला, बच्चों को पता चला कि ये ऐसी प्रदर्शनी हो रही है, तो काफ़ी स्कूल के अलग अलग बच्चे जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जिनको आर्ट में रुचि है और जो आर्ट परस्यू करते हैं, वो सब बच्चे इसमें जुड़ गए और उन्होंने मिल के ये प्रदर्शनी को सक्सेस करने के लिए हाथ लगाया। किमाया की पहल पर आयोजित इस अर्पण आर्ट एग्जीबिशन में न सिर्फ स्कूली बच्चों ने बल्कि 7 समंदर पार बैठे बच्चों ने भी हिस्सा लिया और अपने हुनर को एक मकसद भी दिया। बच्चों की ये कोशिश नई उम्मीद जगाती है। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। शुरू में ही मैंने कहा था कि फिर एक बार कला जो है वो कैंसर को मात देने के लिए तैयार है। इस बार अगुवाई कर रही हैं 17 साल की किमाया। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। योगी से मिले मोहम्मद शमी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। मंगलवार से कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय समेत कई खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले काफी समय से खराब फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई। सीएम ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो एशिया कप से नहीं हटेगा। इससे पहले ये अटकलें लग रही थी कि बीसीसीआई पुरुष एशिया कप और महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से हट सकती है, लेकिन बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को गलत करार दिया और कहा कि बोर्ड ने आगामी एसीसी आयोजनों पर न तो कोई चर्चा की है और न ही कोई कदम उठाया है। सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर ट्रेविड हेड लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल मैच में खेलने नहीं उतरे। दरअसल हैदराबाद के कोच डेनियल विटोरी ने कहा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस कारण वो भारत नहीं आ पाए हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रेविस हेड जल्द ठीक हो जाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक एक खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा। दरअसल कोलकाता ने मध्य प्रदेश के शिवम शुक्ला को रोवमैन पॉवेल की जगह शामिल किया, तो बेंगलुरु ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को लुंगी एनगिडी की जगह जोड़ा। एनगिडी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारियों के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम से जुड़ेंगे, तो रोवमैन पॉवेल सर्जरी करवाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।